हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई। टोटल 11 चैप्टर हैं बेटा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि इस चैप्टर के बाद दो बचते हैं। खैर, अभी टोटल 3 चैप्टर हमारे पास हैं बेटा। सप्लाई चैप्टर ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है डिमांड पढ़ने के बाद। ज्यादातर केस में ना बेटा डिमांड की चीजों को अपोजिट करते चले जाओ, सप्लाई बनता चला जाता है। अभी तो बेटा शायद ऐसा होगा, याद आना थोड़ा सा चीजों का मुश्किल होगा, क्योंकि डिमांड पड़े हुए एक जमाना एक अरसा हो गया आपको। ठीक है जी। और पता नहीं बेटा हवेली में भी क्या कैसे पढ़कर देकर आए हो आप। लेकिन ये प्रॉमिस है आपसे, जब अगली बार डिमांड रिवाइज होगा ना, तो बेटा पार्टीशन कर दूंगा स्क्रीन के दो। एक तरफ डिमांड चल रहा होगा, एक तरफ सप्लाई चल रहा होगा, और दोनों को ना साथ साथ देख। ये मतलब मैंने सोचा हुआ है कि डिमांड और सप्लाई इतना सिमिलर है कि अगर ऐसे करा दिया जाए ना, तो बेटा एक एक ही बारी में दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, काफी सिमिलैरिटी रखते हैं। चलो जी बाबू, डिफरेंस के तौर पे एक बात बोलूं, तो डिमांड करता कौन है? हमेशा कंज्यूमर। याद है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2, डिमांड 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 4। इन तीनों चैप्टर को मैं कहता था अगर कोई यूनिट बनानी हो ना, तो मैं यूनिट का नाम देना चाहूंगा कंज्यूमर बिहेवियर। और बेटा उसके बाद जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, देन कॉस्ट, देन रेवेन्यू, देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और आज सप्लाई। इन पांचों का अगर कोई नाम देना चाहता हूं तो देना चाहता हूं प्रोड्यूसर बिहेवियर। बेटा सप्लाई कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। खरीदने वाला कंज्यूमर, बेचने वाला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस तो उसने ही किया। तो बाबू अभी सप्लाई की डेफिनेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिमांड जैसी, इक्का दुक्का वर्ड ही बस इधर उधर होते हैं। बेटा कहता है सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा बस वहां पर यही था। देखो विलिंग एंड एबल टू बाय वहां पर भी वर्ड था, बस वहां पर ये था दैट अ कंज्यूमर इज एबल टू बाय, विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम। ठीक है जी। और मैंने एनालिसिस भी वहां तगड़ा किया था, अभी भी बात उसी एनालिसिस की करेंगे, कुछ भी बदला नहीं है। बेटा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बेटा हमारे लिए कभी टाइम बदल नहीं सकता, हम कॉमर्स साइड बने, हमारे लिए तो टाइम एक ही है बेटा, फाइनेंशियल ईयर। और हमें बता भी नहीं सकता कोई टाइम के बारे में ज्यादा ज्ञान। फाइनेंशियल ईयर हम डिमांड देखते हैं तो भी बेटा फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं, सप्लाई देखते हैं तो भी एक फाइनेंशियल ईयर में ही देखते हैं। ठीक है जी। इस पूरे साल भर में कितनी सप्लाई है? ठीक है, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल ईयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी बात, बड़े काम की बात, बेटा विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। मैं तीनों वर्ड में एक साथ एनालिसिस करना चाहूंगा, विलिंग एंड एबल टू ऑफर और एट अ गिवन प्राइस। बेटा ये क्या होता है? कई बार ना बेटा आप विलिंग टू ऑफर तो होते हो, पर एबल टू ऑफर नहीं होते एट अ गिवन प्राइस। और बेटा अगर आप विलिंग टू ऑफर हो, एबल टू ऑफर नहीं हो, तो बेटा कभी वो सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बात बोल देता हूं। मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है किसी कॉमोडिटी का 25 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस 25 रुपए। जो बनाते हैं उनको कॉस्ट ही 23 रुपए आती है बनाने की, जो प्रोडक्शन करते हैं उनको कॉस्ट ही 23 रुपए आती है। और आप क्या कह रहे हो कि आई एम विलिंग टू ऑफर इट एट अ प्राइस ऑफ 20। किसी ने पूछा विलिंग तो ठीक है, आपके पास है एक भी यूनिट? कहता है नहीं। तो क्या सप्लाई का पार्ट मान लो इसको, कि सिर्फ तेरी विलिंगनेस पे सप्लाई का पार्ट मान ले इसको? बेटा विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा, यू मस्ट बी एबल टू ऑफर। विलिंग टू ऑफर साथ ही साथ एबल टू ऑफर भी तो होने चाहिए। बेटा एबल टू ऑफर की से रिलेटेड एक और बात कर देता हूं। मान लो प्रोड्यूसर हो किसी गुड्स के, लेट्स सपोज शेयर के। ठीक है, 350 रुपए की कॉस्ट करती है आपको बनाने में, आप 400 रुपए की बेचते हो। आपके पास टोटल 10,000 यूनिट का स्टॉक है, 10,000 यूनिट पड़ी है। ठीक है जी। क्या ऐसा बोला जा सकता है यू आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर 20,000 शेयर एट द प्राइस ऑफ 400? 20 बोला जा सकता है 20,000 आपके पास? विलिंग तो हो सकते हो खाली इसको बेचने के, एबल नहीं हो भी आप। एबल होने के लिए क्या होना चाहिए? स्टॉक में होनी भी तो चाहिए। तो बेटा खाली विलिंगनेस सप्लाई का पार्ट नहीं है।
कई बार देखा ना लोग मार्केट तोड़ते कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लो दो मोबाइल की शॉप है, एक ही दीवार का गैप है, दोनों बराबर बराबर मोबाइल की शॉप है। कस्टमर आता है, बराबर वाली दुकान में चला जाता है। उसने कहा जी मोटो का एक फोन खरीदना था। अरे अच्छा, कौन सा मॉडल? उसने बता दिया, कुछ भी कर सब सोच के आया था। लेट्स सपोज ऐसा कोई मॉडल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं जानबूझ के, M40, मोटो M40 खरीदना है। ठीक है जी, अब उसकी दुकान पे भी है नहीं। ठीक है जी, मार्केट प्राइस इज 20,000। उन्होंने बोला जी है तो 18 का। उससे कहा मिल जाएगा? मैंने कहा, है नहीं अभी, मंगवा देंगे आपको शाम तक। ये क्यों किया जा रहा पता है ना? सामने वाले की मार्केट बनने नहीं दी जा रही। अब क्या होगा, वो आपकी दुकान से निकलेगा, पड़ोसी की दुकान पे जाएगा, पड़ोसी भाव बताएगा 20,000 रुपये। वो क्या कहेगा, अरे तेरा बराबर वाला 18 का दे रहा। करते हैं, दुनिया ऐसी करती है। अच्छा चलो एक बात बताओ, जिस पहली दुकान पे गया, क्या उसने जो बोला वो सप्लाई में काउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ बिलिंग टू ऑफर है उसके पास, स्टॉक में है, एबल टू ऑफर है वो गिवन प्राइस पे। एबल टू ऑफर नहीं है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई बेटा वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो एक फर्म विलिंग भी है, एबल भी है एक पर्टिकुलर प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ऑफर करने के लिए। समझ में आती है बात? ठीक है जी, जब डिमांड आई थी ना, तब मैंने ये बात बोली थी बेटा, एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 10,000 रुपए महीना, और वगैरह आई एम विलिंग टू बाय ऑडी। बाय कर लेगा? डिमांड में काउंट करते 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, ऑडी बाय कर लूंगा जी करोड़ की, कर लेगा? नहीं कर सकता। तो बेटा विलिंगनेस कुछ नहीं होता, यू मस्ट बी एबल टू बाय, अगर डिमांड की बात करूं, और बेटा अगर मैं सप्लाई की बात करूं, यू मस्ट बी एबल टू सेल, एबल होने चाहिए उसके, खाली विलिंगनेस कुछ नहीं है। एनालिसिस क्लियर? समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। या तो आएगी बहुत ज्यादा डिमांड की, बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, याद आए? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग, मार्केट डिमांड को फैक्टर अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग। ठीक है, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कुछ याद है? कट कॉपी पेस्ट लाइन लगा के सारे टॉपिक सेम है, कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल लाइन से सेम है, कुछ भी नहीं बदलेगा, जो सीक्वेंस उसका वही टॉपिक का सीक्वेंस उसका है। तो बाबू आ गया मेरे पास इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। प्लीज इधर देखना चाहिए, फर्क क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में। बेटा इस सप्लाई की डेफिनेशन को, वैसे तो अगर मैं एज इट इज भी लिख दूं तो भी बेटा इंडिविजुअल ही है। ठीक है जी, फिर भी मैं बता देता हूं, मैं और क्या चेंज करूंगा, दैट अ सिंगल फर्म, इंडिविजुअल सप्लाई बन जाएगा ये, सब कुछ सेम। मैंने यहां क्या किया, डाटा फॉर्म का मतलब इस सिंगल फॉर्म सही है, बस मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, डाटा सिंगल फॉर्म इज एबल विलिंग टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर कोई मुझसे पूछे मार्केट सप्लाई क्या है, दैट ऑल द फर्म्स, भैया एक फर्म जितना बेचने को तैयार है इंडिविजुअल सप्लाई है, और बेटा सारी फर्म्स जितना बेचने को तैयार है वो क्या है, मार्केट सप्लाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? डिमांड के टाइम पे ये चीज मैंने समझाने के लिए क्या किया था, वैसे आपको याद आ जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, कुछ याद आया? मैंने डिफरेंस बताया था। क्या होती है बेटा इंडिविजुअल डिमांड, जहां एक गुड्स या सर्विस की बात चल रही हो और दुनिया के एक कंज्यूमर की बात चल रही हो। मार्केट डिमांड क्या होती है बेटा, जहां बात तो सिर्फ एक गुड्स या सर्विस की चल रही हो, दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात चल रही हो, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, दुनिया के सारे गुड्स और सर्विस, और बेटा दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात। तो ये होती है बेटा एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। ये बेटा 12th का मुद्दा है, तो अभी तो इसको छोड़ दो। ठीक है जी, ये फर्क होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, यही फर्क बेटा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में होता है। बेटा जहां एक गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर सकता है वो इंडिविजुअल सप्लाई है, जहां एक ही गुड्स और सर्विस और दुनिया के सारे प्रोड्यूसर कितना बेच सकते हैं वो बेटा मार्केट सप्लाई है।
मैंने कहा लाइन लगा के टॉपिक से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसी वजह से मैंने डेफिनेशन में चेंज क्या किया, गुड्स अभी भी एक रखा, सर्विस अभी भी एक है, ठीक है जी। दैट आ सिंगल फर्म, दैट ऑल द फर्म्स। एक सिंगल फर्म कितना बेच सकती है, वो इंडिविजुअल सप्लाई। दुनिया की सारी फर्म्स कितना बेच सकती है उसी गुड्स को, वो बेटा मार्केट सप्लाई। अब बताओ कोई दिक्कत, डेफिनेशन पढ़ लो, कट कॉपी में सेम चिपकाई हुई है, दैट एन इंडिविजुअल फर्म ऑल द फर्म्स, बस यही फर्क है। सप्लाई वाली डेफिनेशन बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ सकते हैं आगे बेटा। टॉपिक आता है सप्लाई एंड स्टॉक। क्या फर्क होता है सप्लाई और स्टॉक में, लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर जाते हैं इस टर्म को, सप्लाई को और स्टॉक को। सप्लाई वर्सेस स्टॉक एक जैसी बात है क्या, एक जैसी बात है क्या, एक जैसी बात है, फर्क है तभी तो वर्सेस लिख रहा हूं। तो बताना चाहेगा, बता सकता है, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, अभी डेफिनेशन पढ़ के हटे हो सप्लाई की। बेटा स्टॉक क्या होता है, मैं कहता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी दुकान में रखा हुआ जितना भी गुड्स है वो आपका स्टॉक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मान लो मैं चेयर्स में ही डील करता हूं, मान लो, ठीक है जी, मैं चेयर्स में डील करता हूं, और ये मान लो मेरे पास 50 चेयर रखी हुई है, ठीक है। अभी आज 21 अक्टूबर को रात के 7:17 पे, ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा स्टॉक है 50 शेयर का। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे गोडाउन में, मेरी शॉप में जितना भी सामान रखा हुआ है वो मेरे लिए स्टॉक है। बेटा इसमें से मैं कितना बेचने को तैयार हूं, विलिंग टू ऑफर हूं, एबल टू ऑफर हूं एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो मेरे लिए सप्लाई है। मान लो मैं इसमें से सिर्फ 30 ही चेयर बेचना चाहता हूं और वो भी 600 के दाम पे, बाकी बेचना ही नहीं चाहता, तो सिर्फ ये सप्लाई है और ये स्टॉक है, फर्क नहीं दिख रहा। कहने की बात बड़ी सिंपल सी, कई बार ऐसा होता है ना, मान लो आपकी दुकान पे ना थर्मल्स पड़े हैं, ठीक है, और सर्दियां पीक पर है, थर्मल बढ़े हैं 300, और आपको लगता है अभी तो सर्दी शुरू हुई, तो बहुत पड़ती है, ठीक है जी। आपने सोचा कि 200 तक ही अभी थर्मल बेचने हैं, 100 रोक लेने हैं, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब निकाल, और 200 भी बेचूंगा मैं 500 के नाम पर। सर आपकी दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक कितना है, 300 थर्मल का, 300 थर्मल का। बेटा बेचना कितना चाहते हो, अभी विलिंग टू ऑफर कितना कर रहे हो, सिर्फ 200। बेटा सप्लाई 200 है, स्टॉक 300 ही है, डिफरेंस। समझ आ रही है बात। होता है ना, लोग इंतजार करते हैं कि प्राइस बढ़ सकता है। अभी मैं बता देता हूँ 99% दुकानों पे क्या हो रहा है जो मोबाइल में डील करती है। सेल आई परसों रात, बहुत अच्छी खासी सेल आई फ्लिपकार्ट पे, ठीक है जी। रेट औने पौने दाम पे उड़ा रखे हैं फ्लिपकार्ट पे। सारे के सारे डीलर्स क्या कर रहे हैं, दुकान का स्टॉक खाली नहीं कर रहे। मैं अभी बताता हूँ, मोटो का एक पर्टिकुलर फोन है, ठीक है, ऑनलाइन 16,500 का, आप जाओ एक भी डीलर नहीं देना चाहता 16,500 में, और खुद ऑर्डर मार रखे हैं 16,500 में, बेचना नहीं चाहते 16,500 में। सब क्या वेट कर रहे हैं, 10 दिन की सेल है निकल जाने दो, फिर हम बताएंगे। स्टॉक कितने, दुकान पे 10 फोन पड़े एक ही जैसे स्टॉक है, विलिंग टू ऑफर एक नहीं बेचना चाह रहे, जीरो। या फिर मान लो उनके दिमाग में कि 3 तो बेच दूंगा 17,000 के नाम पे, बाकी अभी 7 बेचता नहीं, सेल खत्म होने दो, क्योंकि 19 का भाव है, क्रेडिट कार्ड पे 2,500 की छूट है, जैसे ही सेल आउट होगी दोबारा दाम 19 है, वो क्यों बेच। सर होता है ना, कई बार हम इंतजार कर रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की, सर दुकान पे स्टॉक हो सकता है, सप्लाई शायद ना भी करना चाहिए। फर्क है स्टॉक और सप्लाई में, बात समझ में आती है। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे, शायद बात क्लियर होगी होगी। ऐसा बहुत सारे जगह पे एग्जांपल मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने कोट करे थर्मल के और मोबाइल के, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। एक बार अगर स्टॉक और सप्लाई में फर्क बताना हो, यार ये एग्जांपल पढ़ोगे, सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ लो। फॉर एग्जांपल, इफ अ सेलर हैज 50 tons शुगर इन हिज गोडाउन एंड इज विलिंग टू सेल 30 tons एट द रेट, ये रुपी का सिंबल होना चाहिए, गलती से क्वेश्चन मार्क है, एट द रेट 37 पर केजी, देन बेटा 50 टन का स्टॉक है शुगर का उसके पास, और अभी सिर्फ वो 30 टन बेचना चाहता है 37 के दाम पर। तो बेटा स्टॉक कितना है, 50 टन,
सप्लाई कितनी है 30 टन, 20 टन तो बेचना ही चाहता, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन। आगे बढ़ जाए। जैसे कि बेटा ज्यादातर मतलब ऐसा आपने भी मार्केट में देखा, मैंने भी देखा, आप कोई बेटा क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप प्रोड्यूस करते हो, लेट्स सपोज पोटैटो, ठीक है, आपने प्रोड्यूस करे, ठीक है, आपके पास अच्छी खासी क्रॉप है, लेकिन नवरात्रे से पहले आप ना कम कर देते हो बेचना, क्योंकि आपको पता है नवरात्रों में लोगों की जरूरत है, महंगा खरीद लेंगे, तो हो सकता है स्टॉक गोडाउन में भरा पड़ा हो, 100-200 टन पड़ा हो, पर मैंने अभी कम ही बेचा है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं नियर फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तब निकालूंगा। तो मान लो अगर मैंने सिर्फ 20 टन ही बेटा पोटैटो मार्केट में बेचा है, तो मेरी सप्लाई 20 टन है, ऑल्दो स्टॉक इज 100 टन, स्टॉक और सप्लाई बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग चीजें, अलग अलग काम है, ठीक है जी। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आगे बढ़ते हैं बेटा, और भी टॉपिक है, बढ़ जाए आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। बेटा कल का टारगेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, कल पहली चीज ये पढ़ेंगे, याद होगा वहां भी ऐसे पढ़ा था मैंने, कभी भी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड सेम डे नहीं पढ़ा, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर देते हैं, इसी वजह से बेटा एक दिन का गैप होता ही होता है इन दोनों को समझाने में। तो बाबू अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेरी इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कहने की बात ही नहीं, डिमांड में भी यही थी, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, वहां भी था, वहां बेटा पहली लाइन क्या पढ़ते थे, there exists a inverse relationship between price and quantity demanded। याद है आपको बात, है ना बेटा, यहां क्या पढ़ेंगे, there exists a direct relationship between price of a given commodity and quantity supply। ज्यादातर केस में सही होता है, याद रखा 99.9% केस में बेटा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आपका मार्जिन बढ़ जाता है बेटा ऐसे केस में। मैं कहता हूं बेटा, आप अनियन डीलर हो, प्याज बेचते हो, ठीक है, अभी प्याज का भाव मार्केट में 30 रुपए किलो है, अचानक से क्या होता है, प्याज में आग लग जाती है, 100 रुपए किलो हो जाता था, सर सारा खाली करना चाहोगे स्टॉक आज और अभी या नहीं, अगर सारा खाली हो जाए, क्योंकि कल को दाम फिर 40 ना हो जाए, 100 में सारा बिक जाए, यही चाहोगे ना बेटा। जब भी प्राइस बढ़ेगा आप क्वांटिटी सप्लाई हमेशा बढ़ाना चाहते हो, एंड वाइस वर्सा। इकोनॉमिक्स ने इतना प्यारा वर्ड दिया, इसका बार बार इस्तेमाल करो। अगर प्राइस गिरेगा, अभी प्याज का दाम 40 रुपए किलो था, 30 रुपए किलो रहेगा मार्केट में, बेचना चाहोगे, क्वांटिटी सप्लाई करना चाहोगे। हमने तो ऐसा ऐसा किस्सा भी देखा, आपने भी देखा होगा बेटा, एक फार्मर, एक या एग्रीकल्चरिस्ट जिसने टमाटो ग्रोन करे अपने फार्म लैंड में, और बेटा टमाटो का दाम मार्केट में टूट गया, होलसेल मंडी में 500 रुपए रह गया, क्योंकि फसल बहुत हुई इस साल। क्या करते हैं लोग, भाई साहब इतना गुस्सा आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों को कि बेचते ही नहीं 5 रुपए किलो भी, सड़कों पे बा दिए थे एक ने, तो ट्रक भरे, ट्रक खोल दिया सड़क पे। ऐसे भी किस्से है ना, प्राइस गिरता है, हम क्वांटिटी सप्लाई करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, और प्राइस बढ़ता है, हम चाहते हैं सारा खाली कर दें अभी बेचने साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। सप्लाई को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर, फटाफट से नाम बोलो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, एग्जांपल बहुत सारे हो ही सकते हैं। आगे बढ़े, पहली बात क्लियर बेटा। सेकेंड बात, सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये क्या होता है बेटा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी बेटा। आप ना, आपके पास एक फार्मलैंड है, काफी टाइम से ना आप राइस प्रोड्यूस करते हो, ठीक है जी, और राइस से बेचते हो, प्रोड्यूसर के एंगल से सारी बात, सप्लाई में ऑब्वियसली बेटा काफी टाइम से राइस प्रोड्यूस करते हो, राइस बेचते हो। मैं कहता हूं इसको अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर क्या होगा, राइस का खुद का प्राइस। अगर बढ़ेगा तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे, अगर गिरेगा तो कम बेचना चाहोगे। क्या किसी और कमोडिटी का भी बेटा प्राइस इसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। मान लो मार्केट में वीट पहले 20 रुपए किलो बिक रही थी, अचानक से बेटा 30 रुपए किलो हो गया वीट का दाम,
सर अब पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रोड्यूस करना बंद करता हूं, कल से वीट प्रोड्यूस करनी शुरू करता हूं, इसकी सप्लाई बढ़ानी शुरू करता हूं। तो क्या सप्लाई को, और इसकी सप्लाई क्या कर देता हूं, मार्केट से कम कर देता हूं, क्या सप्लाई को दूसरे गुड्स के भी प्राइस ने अफेक्ट किया? बिल्कुल किया। देखो, आपने ना मुझसे चैप्टर 1 में, याद करो, आपने मुझसे पढ़ रखा है कि रिसोर्सेज इकोनॉमी में लिमिटेड है। फटाफट बताओ, रिसोर्सेज इकोनॉमी में लिमिटेड है, हर किसी के पास लिमिटेड है या किसी पे है अनलिमिटेड? बताओ मुझे। सबके पास लिमिटेड है। अगर आपके पास 2 बीघा फार्म लैंड है, लिमिटेड है ना। और बेटा, लिमिटेड होने के साथ साथ क्या हमने ये पढ़ रखा है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। सिर्फ फार्म लैंड में सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो सकता है क्या? वीट नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर वीट का दाम बढ़ेगा तो सर एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा तो लालच सबको होगा कि मैं राइस की सप्लाई कम कर देता हूँ, वीट की बढ़ा देता हूँ, मेरा फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो सर सबको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं सबके पास लिमिटेड है, और सब लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज टू हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मैंने भी एक फार्मलैंड का एग्जांपल भी दे दिया, ये बात वहां से भी लिंक करती हूँ। बात समझ में आती है? पक्का से दोनों फैक्टर डन, पढ़वा दूंगा एक ही बार, कोई प्रॉब्लम है पूछ सोचिए, आगे बढ़ाएं। चलो बाबू, थर्ड फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, इतनी बात भी, एक पेज हो गया ना, आज में एक साइन पोस्ट कर लो जी। बाबू, थर्ड फैक्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। लो जी, सामने देखना जी उत्तर। बेटा कहते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबने पढ़े, 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, याद ही नहीं आता, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। बेटा कहता है अगर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, और प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? आओ जी देखते हैं। बेटा मैं कहता हूं इन सबको, अगर इन सब का दाम बढ़ेगा, मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मान लो अभी तक मैं कोई रेंट देता था, अभी तक मैं कोई सैलरी देता था, अभी तक कोई प्रोपराइटर ब्याज निकालता था अपने पैसों की, अभी तक वो कोई प्रॉफिट लेता था, और ये सब डिटरमाइन करने के बाद 100 रुपए की कॉस्ट आती थी, और आप प्रोडक्ट बेच रहे थे 110 रुपए का, ठीक है। और मैं कहता हूं अब लेबर ने कह दी थी सैलरी बढ़ा दो, लैंडलॉर्ड ने कह दी थी रेंट बढ़ा दो। अगर आपने इन दोनों को बड़ी भी पेमेंट करनी शुरू कर दी है, हर्षित सुन रहा तो मेरी बात, अगर आपने इन दोनों को बड़ी भी पेमेंट करनी शुरू कर दी है, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ 105 होगी बेटा। क्या अब 110 के दाम पर बेचने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा होगी? यानी कि बेटा बात बड़ी सिंपल सी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, तो बेटा क्वांटिटी सप्लाई करने का मन करता नहीं है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई गिर जाती है। एंड वाइस वर्सा, समझदार को इशारा काफी। अगर बेटा मेरा रेंट खत्म हो जाए, तो कुछ भी हुआ ऐसा कि मेरा रेंट खत्म हो गया, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले 100 रुपए थी 90 रह गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, अब तो 110 के दाम में मैं चाहूंगा जैसा सारा बिक जाए। बात बड़ी सिंपल सी है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाएगा तो बेटा क्वांटिटी सप्लाइड मैं कम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा। और अगर बेटा प्राइस गिर जाएगा तो मैं चाहूंगा कि सारा बिक जाए, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है ना? पक्का से आगे बढ़ जाए। चलो जी बेटा, और वैसे आपने कई बार दुकानदारों को भी कहा होगा ऐसा, मान लो किसी दुकानदार से आप कोई सामान खरीद कर आए थे 1 साल पहले एक पर्टिकुलर प्राइस पे, आप चले गए आज रिश्तेदार को दिलवाने उसी प्राइस पे, आप पहुंच गए, आपने कहा जी पिछली बार इतनी कर, अरे सर इतना पड़ता नहीं आता सर, माफ करो सर, लेबर पता कितनी महंगी होगी, बिजली पता कितनी महंगी होगी, 10 चीजें गिनवाने लग जाता कितनी महंगी होगी, आपको उस रेट पे देना चाहता नहीं, सप्लाई नहीं करना चाहता, याद होगा, ऐसा होता है सबके साथ। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। वैसे इस एग्जांपल को पढ़ लो तो और अच्छा से क्लैरिटी हो जाएगी। कहता है टू मेक आइसक्रीम
firm need various inputs like cream, sugar, machine, labor, etc. When price of one or more of these input rises, producing ice cream will become less profitable and firms supply fewer ice cream. बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर बेटा फैक्टर इनपुट्स महंगे होंगे तो फर्म का बेटा प्रॉफिट गिरेगा, और गिरे हुए प्रॉफिट पे यार कोई बेचना नहीं चाहता, वो क्वांटिटी सप्लाइड ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ठीक है जी बेटा। फोर्थ इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप प्रोड्यूसर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। बाबू अगर मैं कहूं आप कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत पुरानी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, सर अगर 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, हमेशा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा ही आएगा। मैं कहता हूं आपकी दुकान एक फोटोस्टैट मशीन चलाते हो आप, ठीक है, और ये फोटोस्टैट मशीन आपने 15 साल पहले खरीदी थी। आज बेटा एक पेपर निकालने की आपको कॉस्ट ही ₹1.30 आती है, ठीक है जी, और ₹1.5 में एक पेपर फोटोस्टैट हो रहा है मार्केट में। ठीक है जी सर, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी, और हमेशा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी आप बेटा सप्लाई करने में लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे। अगर 20 पैसा एक पेपर का, दिन भर में 100 पेपर तो मैं फोटोस्टेट करता हूँ, कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या। ठीक है ना जी। और मैं कहूं बेटा आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल लेटेस्ट अभी खरीदी है, और बेटा उससे कॉस्ट हमेशा कमाएगी। आपने क्या करा बेटा, एक लेटेस्ट मशीनरी खरीदी, बिल्कुल एडवांस फोटोस्टेट थी, 80 पैसा कॉस्ट आती है, अब मार्केट प्राइस 150 है। सर बेचना चाहोगे क्या नहीं बेचना चाहोगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगी मतलब प्रॉफिट बढ़ाएगी, और अगर कोई चीज प्रॉफिट बढ़ा रही है तो मैं तो चाहूंगा बेटा सारी बिक जाए, अभी बिक जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात, समझ में आ रही है सारी बात, इजी वन, आगे बढ़ते हैं। चलो जी बाबू, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ बातें आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, और पॉलिसी में भी ना मैं दोनों बातें अलग अलग कर दूंगा, इन्होंने तो बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया नोट्स में, ठीक है, इतना मिक्स नहीं करेंगे इसको बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो अलग अलग बातें, टैक्सेस और सब्सिडीज। अब समझदार को इशारा काफी, पहले मैं टैक्सेस की बात करता हूँ। अच्छा, अगर टैक्सेस सरकार बढ़ा ले आपके प्रोडक्ट के ऊपर, बेचने में इंटरेस्टेड होगे, लीस्ट इंटरेस्टेड हो जाओगे बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। और अगर टैक्सेस कम कर ले तो बड़ा पक्की बात, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बेटा थोड़ी सी बात सब्सिडी की भी सोच लो। मान लो एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज की बात करते हैं, प्रोडक्ट का नाम है ओला, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉडल बेचती है मार्केट में S1 एयर। मान लो इसको प्रोड्यूस करने की ओला को कॉस्ट आती है 1.5 लाख। प्लीज सामने देखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा सब्सिडी वाला पॉइंट, ठीक है जी। तो वो मार्केट में कॉस्ट आती है उसको प्रोड्यूस करने की खुद फर्म को 1.5 लाख, और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर सब्सिडी है 15,000, ठीक है जी। यानी कि बेटा सरकार उसको कहती है 15,000 तो मुझसे ले ले, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी रह गई, 1.35, और बेटा ये इनको 1.60 में बेच देते हैं मार्केट, मतलब अच्छे से 8 रुपए कमाते हैं, मोटी मोटी बात की, ठीक है। 1.35 की बनती है, बनती है वैसे 1.5 की है, सब्सिडी 15 की, तो 1.35 की पड़ गई, आप 1.60 की आप टिका देते हो, बेच देते हो कस्टमर को, 25,000 रुपए कमा लेते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या होगा अगर सरकार ये सब्सिडी खत्म कर दे, सब्सिडी कम कर दे, तो सब्सिडी उड़ा दे, मतलब अभी कितने की बढ़ रही है ओला, 1.5 लाख, एट अ गिवन प्राइस 1,60,000, बेचना चाहोगे? अब बेचना चाहोगे 1.60 में, पहले 25 का प्रॉफिट था, अब 10 का रहेगा, बेचना चाहोगे? सर सब्सिडी गिरेगी तो क्वांटिटी सप्लाई पक्का गिरेगी। और मैं कहूं सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हुई अब 25 की, अब सब्सिडी हुई 25 की, तो आपको बड़ा कितने का बढ़ने लगा, 1.25। क्या आप गिवन प्राइस पे सप्लाई बढ़ाना चाहोगे कि नहीं बढ़ाना चाहोगे? अब बहुत मार्जिन मिल रहा है 35,000 का, पहले तो 25 से मिल रहा है, तो सारी बेच दे चाहे जितनी बढ़िया स्टॉक में। तो बेटा अगर सब्सिडी बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी पक्का बढ़ेगी। समझ आ रही है कि नहीं बात? आधो के बैग पैक होने शुरू हो गए भाई साहब, हे भगवान, रब भला करे। हे शुभम तैयार, इलेश तैयार, उज्जवल तैयार, घर भागने को तैयार है, नोट्स कहाँ है, हवा में। बाबू बात समझ आ रही है?
एक्सेस ज्यादा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम, एक्सेस कम तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा। सब्सिडी कम कर देगी सरकार तो बेचना नहीं चाहेंगे हम बेटा, और सब्सिडी अगर बढ़ा लेगी सरकार तो हम जाएंगे सारा स्टॉक अभी खाली करते। दोनों बातें अलग तरीके से डिफाइन करके आना, जैसे मैंने समझाई है, टैक्सेस को अलग, सब्सिडी को अलग, दोनों पोर्शन अलग रखना। क्या अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी वन, बढ़े आगे बाबू। लास्ट फैक्टर इज गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। देखो बेटा 99.99% फर्म का मार्केट को ज्वाइन करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस स्टडीज का पहला लेक्चर, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई एक ही ऑब्जेक्टिव होता है 99.99% बिजनेस का कि भैया पैसा कमाना है भैया, और तो किसी चीज के लिए बने नहीं बेटा। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को भी दिमाग में रखते हो, यानी कि बेटा अगर ये ऑब्जेक्टिव कहीं पूरा हो रहा हो तो आप सारा कुछ बेचना चाहोगे कि नहीं बेचना चाहोगे? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं पूरा हो रहा हो तो बेचना चाहोगे या नहीं बेचना चाहोगे? सब बेचना चाहोगे, और ये ऑब्जेक्टिव एक ही जगह पे पूरा होता है अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर बेटा प्राइसेस आप बढ़ा दोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। बेटा आप चाहोगे सारी यूनिट बेचनी, खाली कर दो, एंड वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस बढ़ने पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, और बेटा मैं चाहता हूँ इस बढ़े हुए प्राइस पे मैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दूं, एंड वाइस वर्सा। ये बात समझ में आती है? ये जनरल बात है। एक्सेप्शन क्या है वो भी सुन लो, पहले ये जनरल बात पढ़ो, ये वर्ड भी लिखा गया स्पेशली। जनरल बात समझ में केशव, जनरल बात समझ में? एक्सेप्शन ये है, देखते हैं क्या कहता है। बाबू कहता है however with change and trend some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit। कहता है लेकिन कई बार ट्रेंड बदलने पर क्या होता है बेटा, मैं कहता हूं आप गारमेंट में डील करते हो, ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है, और बेटा आपकी दुकान पर पेंसिल फिट जीन्स पड़ी है 520, ठीक है, फैशन बेल बॉटम का है, कोई नहीं मांगता कोई खरीदता नहीं, ठीक है जी। तो आपने खुद 1000 रुपए के दाम पे खरीदी हुआ पर पीस एवरेजली, आपका खुद की परचेज प्राइस 1000 रुपए है बेटा, लेकिन अगर ट्रेंड बदल रहा है और आपको पता है कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो कई बार आप सोचते हो कि 500 के 500 पीस 800 रुपए में भी उठवा देता हूं। यानी कि कई बार ट्रेंड बदलने पर अगर प्राइस गिर भी रहा है ना तो भी मैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देता हूं। नॉर्मली तो प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे अगर ट्रेंड बदल रहा है तो प्राइस गिरने पे भी मैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है दोबारा इससे ये भी हाफ भी नहीं मिलेगा, 800 भी नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद, 500 ही रह जाएगा। होता है क्या नहीं होता? देखा है लोगों को स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हुए, मार्केट में लगती है भैया, मैं कोई घर से तो एग्जांपल देना, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं ना, पौने पौने दाम पे बेचते हैं ना प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके बाद वो दाम भी नहीं मिलेगा। तो मतलब हम क्वांटिटी सप्लाई कई बार एक्सेप्शन के तौर पे तब भी बढ़ा देते हैं जब प्राइस बहुत कम होता है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, लॉस हो रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शन है, जनरल बात ये है। मैंने दोनों बातें लिखी हैं, क्लियर बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।